बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने तीसरी जो कैटेगरी है ब्लड ग्रुप सिस्टम के उसको डिस्कस करना। पहली कैटेगरी हमने डिस्कस करी थी एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरी कैटेगरी हमने डिस्कस की है एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और अब तीसरी कैटेगरी आज डिस्कस करेंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। सबसे पहले आपने सुना होगा जब भी हम एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें तो हम सिर्फ बात करते हैं ना, ए है, बी है, ए बी है, ओ। लेकिन कॉमनली जिस वक्त ब्लड ग्रुप को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है तो कभी भी सिंपल ए नहीं हम कहते, बल्कि हम कहते हैं ए पॉजिटिव, हम कहते हैं ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो ये जो फर्दर डिफ्रेंशिएशन है कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट किया है वो किस बुनियाद पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ आर एच फैक्टर। तो आर एच फैक्टर बेसिकली है क्या? इसकी इंपॉर्टेंस तो ये है कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज फर्दर डिफ्रेंशिएटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और जो डिफ्रेंशिएशन की गई वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ या एब्सेंस ऑफ एंटीजन, और उसको कहा जाता है आर एच फैक्टर। यानी आप ये समझ लें कि एक एंटीजन है जिसको आर एच फैक्टर कहा जाता है कि अगर वो मौजूद है रेड ब्लड सेल के ऊपर वो पॉजिटिव, अगर वो एब्सेंट है तो वो नेगेटिव। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर अगर ए एंटीजन मौजूद है तो ये ए ब्लड ग्रुप है, लेकिन इसके साथ साथ अगर इसके ऊपर आर एच एंटीजन भी है तो ये ए पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आर है और आर एच जो आर एच फैक्टर नहीं है या आर एच एंटीजन मौजूद नहीं है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। यानी अगर ए के साथ आर एच फैक्टर मौजूद है तो पॉजिटिव, अगर ए के साथ आर एच फैक्टर मौजूद नहीं है तो वो नेगेटिव। इसी तरह बी के साथ बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। इसी तरह आप कह सकते हैं ए बी के साथ ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। इसी तरह आप कह सकते हैं ओ के साथ ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। यानी ओ नेगेटिव एक ऐसा ब्लड है जिसके ऊपर ना ए बी एंटीजन है ना आर एच एंटीजन मौजूद है। तो इस तरह हमने जो आप कह सकते हैं ब्लड ग्रुप थे चार फिनोटाइप ए बी ओ के लिहाज से, ए बी ओ, उसको अब हमने 8 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो सबसे पहले आर एच सिस्टम को नाम क्यों दिया गया? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लैंड स्टेनर, इसने बाकी जो 2 ब्लड ग्रुप हैं उनको भी इसी ने डिस्कवर किया था। 1930s में इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया, और ये सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं या ये जो एंटीजन है ये सबसे पहले, चूंकि रेसस मंकीज़ जो मंकीज़ की एक कैटेगरी है, एक क्लास है, उसमें सबसे पहले डिस्कवर हुए, तो उसी की वजह से इनको कहा जाता है आर एच फैक्टर्स। यानी ऐसे एंटीजन जो सबसे पहले किस में डिस्कवर हुए? मंकीज़, रेसस मंकीज़ के अंदर डिस्कवर हुए। अच्छा, उसके बाद अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस में 3 किस्म के आर एच फैक्टर हैं। एक को कहा जाता है डी, एक को कहा जाता है सी, एक को कहा जाता है ई। 3 किस्म के ये एंटीजन है। अब इन 3 किस्म के एंटीजन को बनाने के लिए जीन डी मौजूद है, जीन सी मौजूद है और जीन ई मौजूद है। और वो जगह जहां मौजूद होते हैं जीन्स उसको लोकस कहा जाता है। लेकिन जब हम क्रोमोसोम पे देखते हैं, जैसे हमारे पास ये क्रोमोसोम है, तो जीन डी उसका लोकस तो अलग है, लेकिन सी और ई का इकट्ठा है। यानी आप ये समझ लें 3 फैक्टर 2 लोकस या लोकाई की वजह से या लोसाई की वजह से कंट्रोल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैसे तो आर एच फैक्टर के जो जीन्स ह्यूमंस में हैं वो तो 3 है, डी है, सी है, ई है, लेकिन उनके जो लोकेशंस हैं वो 2 टाइटली लिंक्ड लोकाई, यानी वो आपस में जुड़े हुए हैं। डी और सी ई ये कॉमन है, जॉइंट लोकस है, और डी अलग से है। तो जीन्स 3 है, लोकस 2 है, क्योंकि सी और ई का जो लोकेशन है वो इकट्ठी है। लेकिन इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो चूंकि डी लोकस या डी आर एच फैक्टर रखता है, इस वजह से ज़्यादातर हम इस डी पर ही फोकस करते हैं। तो अगर इस डी लोकस या डी जीन की बात करें तो आगे इसके फिर 2 अलील हैं। एक कैपिटल है, कैपिटल यानी डोमिनेंट होगा, स्मॉल यानी रिसेसिव होगा। तो अगर कैपिटल लेटर डी या डी कैपिटल या डोमिनेंट जीन मौजूद हो तो आर एच एंटीजन बनेगा और ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर स्मॉल डी है
तो कोई RH एंटीजन नहीं बनेगा और ब्लड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास RH पॉजिटिव के लिए दो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है जीनोटाइप के हवाले से, कि जो डी है कैपिटल डी होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो दोनों केस में ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव बनेगा। अच्छा, यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है जीनोटाइप की कि दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव होने चाहिए। तो ये तो जीनोटाइप की हम बात करें तो हमारे पास वो ब्लड जिसके पास RH एंटीजन मौजूद होता है वो पॉजिटिव होगा, जिसके पास RH एंटीजन मौजूद नहीं होता वो नेगेटिव होगा। अब चूंकि यहाँ एंटीजन आ गया है, जिस तरह हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में डिस्कस किया था कि एंटीजन के साथ हम लाजमी डिस्कस करते हैं एंटीबॉडीज को, क्योंकि जहां एंटीजन का लफ्जी मतलब ही ये है एंटीबॉडी जनरेटर, इसका शॉर्ट फॉर्म है एंटीबॉडी जनरेटर्स, एंटीबॉडी जनरेटर, ठीक हो गया। लेकिन हमने एक लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट सेल्फ एंटीजन का, कि बॉडी में काफ़ी सारे एंटीजन ऐसे हैं जो बॉडी के अपने हैं, तो बॉडी उनके खिलाफ कभी भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर एक पॉजिटिव है ब्लड, उसके पास RH एंटीजन सेल्फ एंटीजन कहलाएगा, तो उसकी बॉडी में कभी भी नेवर प्रेजेंट RH एंटीबॉडीज, कि उसकी बॉडी में कभी भी नेचुरली RH एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होंगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि बाय नेचर खुद उसकी बॉडी में RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो। हाँ, डिजीज के केस में अलग हो सकते हैं, बाद ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज ऐसी होती है जो अपने ही चीज़ों के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। हम नॉर्मल की बात करो, एक नॉर्मल शख्स जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव एंटीजन रखता है वो कभी भी RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगा। हाँ, बाहर से वो अंदर की तरफ आ सकती है, लेकिन वो हमारे पास ब्लड जो नेगेटिव है, इसके पास RH एंटीजन एब्सेंट होता है, तो अगर RH एंटीजन इसकी बॉडी में चला जाए तो फिर यहाँ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। क्लियर? क्योंकि एक ऐसा एंटीजन जो बाहर से आया है, एंटीजन का मतलब ये है कि उसने हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करना है, और उसकी वजह से इम्यूनिटी ने क्या करना है या इम्यूनिटी सिस्टम ने क्या करना है, उसने उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में जैसे जिसके पास एंटीजन ए था उसके पास एंटीबॉडी बी नेचुरली मौजूद थी, और जिसके पास बी एंटीजन था उसके पास एंटीबॉडी ए नेचुरली मौजूद थी। ए बी वाले के पास कोई नहीं थी और बी ओ वाले के पास दोनों मौजूद थी एंटीबॉडीज, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ ना पॉजिटिव वाले के पास एंटीबॉडी है, पॉजिटिव वाले के पास तो हो भी नहीं सकती क्योंकि वो उसकी सेल्फ एंटीजन है, और हमने कहा था कि एक जैसी एंटीबॉडी और एंटीजन इकट्ठे हो जाए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाते। तो ये पॉजिटिव वाला तो कभी भी एंटीबॉडी नहीं रखेगा अपने ब्लड के अंदर, नेगेटिव वाले के पास भी नहीं होती। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ए वाले के पास बी नेचुरली होती है, लेकिन यहाँ ना पॉजिटिव वाले के पास है ना नेगेटिव वाले के पास है। हाँ, अगर हम बाई रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन की, अगर गलत तरीके से ट्रांसफ्यूजन की वजह से पॉजिटिव वाला ब्लड हम नेगेटिव वाले को ट्रांसफ्यूज कर दें, तो नेगेटिव वाला जो ब्लड है, जो RH नेगेटिव वाला पर्सन है, वो उस RH पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा, और फिर उस ब्लड को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी नेचुरली दोनों ब्लड में ना पॉजिटिव के पास एंटीबॉडी है, ना पॉजिटिव के पास एंटीबॉडी है, ना नेगेटिव के पास एंटीबॉडी है। लेकिन अगर नेगेटिव वाले को RH पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया जाए तो इसमें कैन प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। तो ये बात लिखी गई है कि अगर हम एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी एबीओ के लिहाज से देखे जाए तो ये तो नेचुरली प्रोड्यूस होती है। RH एंटीबॉडी प्रोडक्शन रिक्वायर अ स्टिमुलस बाय RH एंटीजन इटसेल्फ। तो RH नेगेटिव पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस RH एंटीबॉडीज, कि RH नेगेटिव के पास कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती अंटिल नॉट एक्सपोज टू RH पॉजिटिव एंटीजन। तो RH पॉजिटिव एंटीजन के सामने एक्सपोज नहीं होता।
तो इसके लिहाज से अगर हम देखें, जैसे मैं कहता हूं कि एक शख्स इसके पास RH पॉजिटिव है, अच्छा इसके पास तो एंटीबॉडी होंगी नहीं, नेचुरली कभी भी प्रोड्यूस नहीं होंगी। हाँ, नेगेटिव वाले के पास भी कोई नहीं है, नेगेटिव वाले को के पास नहीं है। तो इस वजह से अगर हम RH पॉजिटिव वाला इसको दे दें तो ये जो पॉजिटिव ब्लड होगा तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी और वो इस पॉजिटिव ब्लड को डिस्ट्रॉय कर दे। तो आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को तो कभी नहीं दे सकता। अब लेकिन नेगेटिव वाला, इसके पास ना एंटीबॉडी है ना एंटीजन है, इस वजह से ये आसानी से दे सकता है। तो RH पॉजिटिव वाला इनकॉम्पैटिबल है नेगेटिव के लिए, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के लिए कॉम्पैटिबल है। लेकिन अगर हमने किसी भी वजह से इसमें RH पॉजिटिव मुंतकिल कर दी और इसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, और मैंने कहा कि एंटीबॉडी जब इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडीज बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। अब ये एंटीबॉडीज सारी ज़िंदगी इसके ब्लड में रहेंगी और अगर अब हमने नेगेटिव वाला ब्लड पॉजिटिव वाले को दिया तो अब ये वाली एंटीबॉडीज के पॉजिटिव ब्लड को डिस्ट्रॉय करेंगी, तो ये भी इनकॉम्पैटिबल बन जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव वाला तो कभी नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, क्योंकि पॉजिटिव के पास एंटीजन है, नेगेटिव वाले के पास एंटीजन मौजूद नहीं है। तो पॉजिटिव एंटीजन जब ऐसे सिस्टम में जाएगी जिसके पास एंटीजन नहीं होगी तो वो सिस्टम समझेगा कि नई एंटीजन आ गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। हाँ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को एक केस में दे सकते, एक केस में नहीं दे सकते। कि नेगेटिव वाला अगर नॉट एक्सपोज हुआ हो पॉजिटिव ब्लड के सामने कभी भी जिंदगी में, तो उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इट कैन इजीली ट्रांसफ्यूज टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं। लेकिन अगर वो जिंदगी में किसी भी वजह से रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन की वजह से उसका ब्लड एक्सपोज हो गया RH पॉजिटिव ब्लड के सामने, तो उसके पास RH एंटीबॉडी मौजूद होंगी। अब इसको हम कैन नॉट ट्रांसफ्यूज टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले को नहीं दे सकते। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को कभी नहीं देगा, नेगेटिव वाला दे सकता है लेकिन अगर वो एक्सपोज हो गया तो नहीं दे सकता। तो ये बड़े ही आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ज़रूरी है जानना कि कौन सा ब्लड पॉजिटिव है, कौन सा ब्लड नेगेटिव है। इस वजह से जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्रॉस मैच लेबॉर्ट्री में लाजमी करके देखते हैं, क्या वो ब्लड दूसरे को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। अब इसी RH ब्लड ग्रुप सिस्टम से रिलेटेड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है प्रेगनेंसी के दौरान। उस प्रॉब्लम को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।